सर देखो, वेजरिंग एग्रीमेंट्स में मैं हॉर्स रेस वाले सिचुएशन को समराइज कर रहा हूं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस हिसाब से ध्यान रख के अटेंड करना आता। हालांकि आना नहीं चाहिए, फिर भी आ जाए तो अपने को रेडी रहना है। सबसे पहला है, आप तो हॉर्स रेस में बैटिंग कर रहे हो। दूसरा एंगल है, आप हॉर्स रेस में जो विनर है उसकी प्राइज मनी या फिर उसकी शील्ड या प्लेट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हो। इन दो एंगल से ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि यदि आपने 500 रुपए से कम की बैटिंग की है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। यदि आपने 500 रुपए से कम की बैटिंग करी है, वापस देख लो, अ हॉर्स रेस कंपटीशन वेयर प्राइस पेबल टू द बेट विनर इज लेस देन ₹500 इज अ वेजर। ठीक है, जहां आपने 500 रुपए से कम की बैटिंग करी है तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। यानी कि आपने 500 रुपए से ज्यादा की बेटिंग करी है तो वो वैलिड एग्रीमेंट है, वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। किसी ने 2 लाख रुपए की शर्त लगा ली है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है घोड़े की दौड़ों में। ये पहला बहुत ही गंदा एंगल समझ में आया। दूसरा, ठीक है, ये बैटिंग वाली सिचुएशन हमारी क्लियर हो गई। दूसरा, विनर ऑफ प्राइज या प्लेट को कंट्रीब्यूट करने की यदि आपने बात करी है, विनर ऑफ प्राइज या प्लेट, ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि आपने 500 रुपए से अधिक का कंट्रीब्यूशन करने की बात करी है और 500 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करने की बात करिए तो इनमें से एक वेजरिंग होगा और एक वेजरिंग नहीं होगा। कैसे कि सर देखो, सेक्शन 30 ये जो भी है वेजरिंग एग्रीमेंट का, इज नॉट एप्लीकेबल इन एन एग्रीमेंट टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्लेट प्राइस और सम ऑफ मनी ऑफ द वैल्यू 500 और अबव। 500 रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन आपने करने की बात करी है तो वो वेजरिंग नहीं है। और यदि 500 रुपए से कम की आपने करने की बात करी है तो वो वेजरिंग है। दोनों में ही एक ही रूल एप्लीकेबल हो रहा है। लेस देन 500 रुपए की बात करी है तो वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। 500 रुपए से ज्यादा की बेटिंग या कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्राइज मनी देने की बात करी है तो वो वेजरिंग नहीं है। ये घटिया रूल, वाहियात रूल, आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। याद कर लेना, एग्जाम में यदि आए तो अपने को इस हिसाब से आंसर करना है। नाउ लेट्स कम टू द मेन जो एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में क्या आ सकता है, वेजरिंग एग्रीमेंट को डिफाइन करो, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वेजरिंग एग्रीमेंट बताओ, या फिर वो हॉर्स रेस वाला, या फिर सेटलमेंट ऑफ प्राइस डिफरेंसेस वाला, ये बातें हो सकती हैं। ठीक है, फिर एक मेजर क्वेश्चन जो आ सकता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। ये एग्जाम में आया हुआ भी है और आए हुए काफी टाइम भी हो गया है, ये 2020 में आया था। ठीक है, दिस केम इन द ईयर 2020। तभी तो भैया 2 साल हो चुके हैं इस क्वेश्चन को आए हुए, तो वापस आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, पढ़ना चालू करते हैं। हिमांशी पढ़ो। Contract of insurance, it is a contract to indemnify the loss. Wagering agreement, it is a promise to pay money or money's worth on the happening or non-happening of an uncertain event. सर वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है, यदि कल बारिश होगी तो तू 100 देना, नहीं तो मैं 100 दूंगा। सो इट इज अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनीज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। वेजरिंग तो समझ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिफाई द लॉस। इंडेमनिफाई का मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस, टू मेक गुड द लॉस इफ एनी। यदि आग से कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए एग्रीमेंट है। वेरी सिंपल। ठीक है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू मेक गुड द लॉस। सेकेंड, कंसिडरेशन। The crux of insurance contract is the mutual consideration, premium and compensation amount. There is no consideration between the two parties. There's just gambling of money. इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में अभी मैंने आपको बताया था, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है,
मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कंपनी से अपने घर के लिए इंश्योरेंस खरीदा, तो दोनों पार्टी से अपोजिट पार्टी को कंसिडरेशन जा रहा है। क्या जा रहा है? एक प्रीमियम भर रहा है और दूसरा पॉलिसी दे रहा है, प्लस एक पॉलिसी में अश्योरेंस दे रहा है कि कुछ हो जाएगा तो 5 लाख रुपए तक की भरपाई मैं कर दूंगा। यानी कि दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है। जबकि कल बारिश होगी तो मैं 100 दे दूंगा, नहीं तो तू 100 दे देना। इसमें गैम्बलिंग हो रही है rather देन कंसिडरेशन। इसमें गैम्बलिंग का पुट ज्यादा है। थर्ड, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हिमांशी। Insurable interest. Insured party has insurable interest in the life or property sought to be insured. There's no property in case of wagering agreement. There is betting on others' life and properties. ठीक है, इधर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है ही नहीं, ये केवल बेटिंग है। जबकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होता है? इंश्योर्ड पार्टी हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उस घर में उसका एक इंटरेस्ट है जिसे वो इंश्योर करा सकता है। ठीक है, इंश्योर्ड पार्टी हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी सॉट टू बी इंश्योर्ड। जिस भी चीज का वो इंश्योरेंस करा रहा है उसमें उसका इंटरेस्ट है भैया। ठीक है, एक सिचुएशन है, a member of a company does not even have an insurable interest in the property of the company. Companies Act में पढ़ाया था, does not even have an insurable interest in the property of the company. केस लॉ कौन सा लगेगा इसमें बताओ? Macquarie versus Northern Assurance Company. Very right. Macquarie versus Northern Assurance Company, ये केस है। ठीक है, केवल वर्ड एक आ रहा था इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उससे ये लाइन याद रखनी है अपने को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एनफोर्सेबिलिटी वाला पॉइंट पढ़ भाई। It is valid and enforceable. It is void and unenforceable agreement. ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है और एनफोर्स कराया जा सकता है कोर्ट में। जबकि वेजरिंग एग्रीमेंट में सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया तो आप उसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हो। प्रीमियम। Calculation of premium is based on scientific and actuarial calculation of risk. No such logical calculations are required in case of wagering agreements. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रीमियम चार्ज करते हो ना, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालने से पहले आपको आईआरडीए का परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसमें जो प्रीमियम चार्ज कर रहे हो ना, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन सम साइंटिफिक एंड एक्चुअरियल कैलकुलेशंस। वेयरएज सट्टेबाजी में क्या है, कुछ भी अमाउंट लगा लो, कोई लॉजिक की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक वेलफेयर, सर इंश्योरेंस लेना हमेशा पब्लिक वेलफेयर की श्रेणी में आता है, कहीं ना कहीं वो अपने रिस्क को कवर करते हैं। जबकि बेटिंग को अगेंस्ट पब्लिक वेलफेयर माना गया है, क्योंकि सट्टेबाजी की आदत में लोगों के घर बिक गए हैं, ये बात ध्यान रखना। जीत पटेल बोलिए। सर इंश्योरेंस फॉर लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स इज वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या? इंश्योरेंस फॉर लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों वेजरिंग एग्रीमेंट होंगे भाई? Sir, according to the principle of indemnity, it is not possible to calculate the risk of death. According to principle of indemnity, it is not possible to calculate the risk। हाँ देखो, एक तरीके से बात मैं तेरी सही बोल सकता हूँ कि है ना, किसी की मौत में उसका हर्जाना पता लगाना सही नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यार देखो हम कैलकुलेट तो करते ही है ना। आजकल तुमको पता है इंश्योरेंस में फॉर्मूला क्या लग रहा है? यदि तुम एक टर्म इंश्योरेंस खरीदने जाओगे जिसमें क्या होता है, तुमने 10,000 रुपए में 1 करोड़ रुपए का प्रीमियम लिया, यदि तुमको 1 साल में कुछ 1 करोड़ रुपए का कवर लिया, सॉरी, यदि तुमको 1 साल में कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे 10,000 रुपए खत्म, इसमें से कुछ वापस नहीं मिलेगा। दिस इज नोन एज टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस में तुमको पता है मैक्सिमम कितना मिलता है? तुम्हारे पिछले 3 सालों का जो इनकम स्टेटमेंट है वो देखा जाता है कि तुम कितना कमा रहे हो, उसका 20 टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल उसका 20 टाइम्स। यदि तुम 5 लाख रुपए कमा रहे हो साल के, तो उसका 20 टाइम्स यानी कि
1 करोड़ रुपए तक का तुमको इंश्योरेंस मिलता है। ज्यादातर कैलकुलेशंस इस तरीके से होती हैं। समझ में आया जीत पटेल? ठीक है। Yes, और sir. लाइफ, तो इसलिए इन सब कैलकुलेशंस में या गणित में हमको अभी जाने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। इधर कहीं एक्सेप्ट लाइफ भी लिखा हुआ था, तू जो बात कर रहा है कहीं ना कहीं वो लिखा हुआ मैंने भी देखा था, एक्सेप्ट लाइफ। हम लोग क्या है, चलो उसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स कम टू दी इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट के इफेक्ट क्या है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना भैया, इसमें नई नई बातें आएंगी। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट? पढ़ना चालू कर हिमांशी। The agreements by way of wager are avoided from the beginning. Read with part point 3. रीड विद पॉइंट 3 यानी कि इसके साथ में पढ़ना है। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही गलत है। वॉइड एग्रीमेंट तो शुरुआत से गलत होता ही है, लेकिन बिल्कुल हमको ध्यान है वेजरिंग एग्रीमेंट शुरुआत से ही गलत है। इसके साथ में पहले पॉइंट नंबर 3 पढ़। In states of Maharashtra and Gujarat, wagering agreements have been declared as illegal. Therefore, in these states, collateral agreements to wagering agreements are also void. देखो केवल यही तक पढ़ो अभी। इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, एक कदम आगे बढ़कर वेजरिंग एग्रीमेंट्स को न केवल वॉइड, बाकी के स्टेट्स में तो वॉइड है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात एक कदम आगे बढ़ गए, बोला हमारे स्टेट में तुमने यदि सट्टेबाजी करी तो हम उसे इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि जेल में पकड़ के डाल देंगे। महाराष्ट्र तुम सबके जितने भी लड़के बैठे हैं सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई कि अब हम आईपीएल में सट्टेबाजी कैसे करेंगे। ठीक है। तो इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, इनको एक कदम आगे बढ़ के यदि तुमने वहां वेजरिंग एग्रीमेंट बना लिया तो इन्होंने उसको इलीगल बोल दिया। इलीगल मतलब सीधा पकड़ में आते ही जेल में ठूस दिए जाओगे तुम लोग। ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 और ये बचा हुआ पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। पहले पॉइंट नंबर 2 पढ़। The agreements collateral to void agreement may be valid. बस अब देखो कोलैटरल एग्रीमेंट्स का मतलब समझो। ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है और ये एक इलीगल एग्रीमेंट है, दोनों में फर्क। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है, और ये एक इलीगल एग्रीमेंट है। जैसे कि कल बारिश होती है तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, कल बारिश नहीं होती है तो तू मुझे 100 रुपए देगा, वेजरिंग एग्रीमेंट। ठीक है। अब एक्स को लगा हो सकता है मुझे कल, हो सकता है मुझे कल 100 रुपए देने की जरूरत पड़ जाए और जेब में 100 रुपए नहीं है, तो एक्स ने जेड के साथ में 100 रुपए उधार लेने का एक एग्रीमेंट बनाया कि मैं आपको 2 महीने, अभी मेरे को 100 रुपए दे दीजिए, 2 महीने बाद में आपको 100 रुपए ब्याज समेत चुका दूंगा। सो दिस सेकेंड सेट ऑफ एग्रीमेंट इज पैरेलल और कोलैटरल एग्रीमेंट टू फर्स्ट एग्रीमेंट, पैरेलल और कोलैटरल एग्रीमेंट टू दिस फर्स्ट एग्रीमेंट। क्या तुमको ये मतलब समझ में आया कि ये सेकेंड एग्रीमेंट कहीं ना कहीं फर्स्ट एग्रीमेंट को सपोर्ट कर रहा है? इट इज पैरेलल और कोलैटरल टू द फर्स्ट एग्रीमेंट। मतलब समझ में आया या नहीं आया पैरेलल या कोलैटरल एग्रीमेंट का? बोलो यस और नो। Yes. ठीक है। तो अब देखो मिस्टर जेड ने जो यहाँ पर 100 रुपए उधार दिए हैं ना, ये वसूल सकते हैं मिस्टर एक्स से। अपन कह रहे हैं ये वॉइड एग्रीमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोलैटरल या पैरेलल एग्रीमेंट भी वॉइड हो, ये वैलिड भी हो सकता है। तो यहाँ पर मिस्टर जेड है ना, ये मिस्टर एक्स से भले इसने वो 100 रुपए सट्टेबाजी के काम में लिए हैं, ये वसूल सकता है। ये कब है? जब आप एक वॉइड एग्रीमेंट के पैरेलल या कोलैटरल एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो जरूरी नहीं है वो वॉइड हो, वो वैलिड भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? यानी मिस्टर जेड अपना पैसा वसूल सकते हैं मिस्टर एक्स से। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना रितेश। यस सर। ठीक है, समझ में आई बेटा? यस सर। ठीक है। अब आ जाओ इलीगल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने। ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कहाँ बैठे हैं? या तो महाराष्ट्र में बैठे हैं या गुजरात में बैठे हैं, या तो महाराष्ट्र में बैठे हैं
या गुजरात में बैठे हैं, ठीक है। अब इन्होंने सेम एग्रीमेंट बना लिया कि कल बारिश होगी तो मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, नहीं होगी तो तू मुझे 100 रुपए देना। यानी कि चूंकि ये महाराष्ट्र या गुजरात में बैठे हैं तो इन्होंने क्या बना लिया, इलीगल एग्रीमेंट बना लिया। ये वेजरिंग एग्रीमेंट अब क्या हो गया, वॉइड से एक कदम और आगे बढ़ के इलीगल एग्रीमेंट हो गया। अब इसके पैरेलल जो दूसरा एग्रीमेंट बन रहा है, मिस्टर एक्स को लगा कि मुझे 100 रुपए देने की जरूरत पड़ सकती है, तो इन्होंने 100 रुपए मिस्टर जेड से 2 महीने के लिए उधार में ले लिया है। तो ये सेकेंड एग्रीमेंट इज पैरेलल और कोलैटरल एग्रीमेंट टू दिस इलीगल एग्रीमेंट, सो इट विल आल्सो बी अ वॉइड एग्रीमेंट। ये गलत होगा, यहाँ पर मिस्टर जेड अपना पैसा नहीं वसूल पाएंगे। वापस ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, The agreements collateral to void agreements may be valid. पहला point, the agreements which are collateral to void agreements may be valid. Agreements which are collateral to void agreements may be valid also. May be valid also. ठीक है। जबकि यहाँ पर जहां पर illegal agreements के parallel agreements बन रहे हैं, in these states collateral agreements to wagering agreements are also void, are also void। यहाँ पर collateral agreements to illegal agreements, ये कहीं ना कहीं illegal agreement को मदद करने वाले agreement है, तो ये भी void कहलाएंगे। क्या दोनों में फर्क समझ में आया? एक void agreement का collateral agreement है, ये valid भी हो सकता है। एक इलीगल एग्रीमेंट का कोलैटरल एग्रीमेंट है, ये कभी वैलिड नहीं होगा, ये गलत ही होगा। मिस्टर जेड अपने पैसा यहाँ पर वसूल नहीं पाएंगे। क्या तुमको ये बात समझ में आई? जीत पटेल बोल, क्या डाउट था? Sir, if X is the citizen of Kolkata, but he accepts a wagering agreement in Maharashtra, so will that be a illegal agreement? अरे यार, जीत पटेल बोल रहा है कि सर एक्स कोलकाता में बैठा है और वाई जो है ये कोलकाता का है, लेकिन ये अभी कहाँ महाराष्ट्र आया हुआ है। महाराष्ट्र, हाँ हाँ महाराष्ट्र आया हुआ है। और एग्रीमेंट कहाँ पर बन रहा है? महाराष्ट्र में बन रहा है। हाँ तो ये इलीगल होगा या नहीं होगा? ओके ठीक है। तेरे को और बड़ा मेरे को प्रॉब्लम में डालने वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए था। कैसे? देख ऐसे, सर एक्स खुद तो कोलकाता में बैठा है, वाई जो है ये बैठा है मुंबई में। एक्स ने ऑफर दिया कल इंडिया जीतती है तो तू मुझे 1 लाख रुपए देगा, नहीं तो मैं तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। बोल, एक्सेप्ट करता है? वाई कहाँ बैठा है? मुंबई में बैठा है। वाई ने इसे मुंबई में एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्टेंस कहां पर आ रही है? महाराष्ट्र में आ रही है। यानी कि मैंने तुम्हें क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट कहां बनता है? जहां पर एक्सेप्टेंस आती है उस जगह बनता है। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट कहां बना? महाराष्ट्र में बना सर। तो जब महाराष्ट्र में बना तो ये इलीगल एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा? बोलो सर। यस सर। ठीक है, तेरे को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था। मतलब चलो, सो वी हैव रेड 3 पॉइंट्स। एक में वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड है। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि इन स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वेजरिंग एग्रीमेंट्स वॉइड से एक कदम आगे बढ़ के इलीगल माने गए हैं। और फिर सेकंड और थर्ड पॉइंट मिला के हमने पढ़ा कि उनके पैरेलल एग्रीमेंट्स का क्या हश्र होता है। पॉइंट नंबर 4 पढ़ गई। A winner in the wagering agreement cannot sue for the recovery of money won. क्यों नहीं स्यू कर सकता? जो भी पैसा जीता है उसके लिए सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि वेजरिंग एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट होता है? वॉइड एग्रीमेंट। क्या वॉइड एग्रीमेंट को आप कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हो? नहीं करा सकते हो, इसलिए टाटा बाय बाय हो जाती है आपकी। ठीक है, कभी कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते हो। पॉइंट नंबर 5, Where a person enters into wagering transaction through an agent and the agent fails to carry out principal instruction, he cannot sue for breach of contract of agency. देखो ये एक प्रिंसिपल है
इसने एक एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है, और एजेंट ने मिस्टर एक्स से एक वेजरिंग एग्रीमेंट बनाया। निनाद कदम तबले बाद में बजा लेना, ठीक है। प्रिंसिपल ने एक एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने मिस्टर एक्स से एक वेजरिंग एग्रीमेंट बना लिया, ठीक है, या वेयर अ पर्सन एंटर्स इनटू वेजरिंग ट्रांजैक्शन थ्रू एन एजेंट, एग्जैक्टली ये सिचुएशन, एंड द एजेंट फेल्स टू कैरी आउट द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शन। ये एजेंट ने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, तो फिर क्या हुआ, रेगुलर सिचुएशन होती ना, यदि वेजरिंग एग्रीमेंट या नॉर्मल सिचुएशन होती तो प्रिंसिपल एजेंट पे केस ठोक सकता था, लेकिन ये वेजरिंग एग्रीमेंट है ना, इसलिए प्रिंसिपल एजेंट पे कोई केस भी नहीं कर पाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट, ठीक है। अब हमारे पास में दो चीजें बचती हैं, एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, यानी कि हमारे पास में ये पॉइंट नंबर 9 और 10 बच रहा है। फटाफट खत्म करते हैं यार। अपन लोग क्या होता है ना, एक एक चीज को या तो मैं डिटेल में पढ़ाने लग जाता हूँ, या फिर तुम लोग एक्चुअल में अपनी क्वेश्चंस पूछने में अपन इतने खो जाते हैं कि अपने को कोर्स भी तो कवर करना है यार, ठीक है। सो एग्रीमेंट्स कंटिंजेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, ये खत्म करने पे, ये यहाँ तक खत्म करने पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। इसके पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, या जो मैंने चैप्टर 4 के क्वेश्चंस दिए थे, आप लोग को क्वेश्चन बैंक पहले ही दिया हुआ है, वो पूरा खत्म कर लेना। कल इस चैप्टर को खत्म करके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ जाएंगे। अब 5th 6th और 7th कितने चैप्टर्स बचे हैं, एक मिनट देखते हैं, लेट्स सी। 3 चैप्टर और बचे हैं तुम्हारे। अब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद में डिस्चार्ज एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंटिंजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सर वो क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों में से भी। तो अब 3 चैप्टर जब अपन और करेंगे, देखो यहां से लेके मैं तुमको यहां तक तो ले आया हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब यहाँ पर ये 3 चैप्टर्स करते ही अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा करने के बाद में देन वील वेरी क्विकली स्टार्ट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। इस संडे को जो दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं जिनका कंपनीज एक्ट बीच में पड़ा हुआ है, उनकी क्लास लेनी है मेरे को। जिन्होंने, अच्छा दिसंबर अटेम्प्ट नहीं भी है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मे अटेम्प्ट है, कंपनीज एक्ट की क्लास लेनी है। बताओ सर कब लूं? तुम लोगों ने आपस में डिसाइड करके मुझे अभी तक बताया नहीं है, कब लूं संडे को, जल्दी